नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ नेपाल को हिला के रख दिया है बल्कि पूरे विश्व को सोचने पे मजबूर कर रहा है। कल्पना कीजिए एक देश जहां युवा अपने आवाज उठाने के लिए सड़क पर उतर आते हैं, लेकिन सरकार उन्हें दबाने के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया को बैन कर देते हैं बल्कि उन बेगुनाह का हत्या भी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट के बारे में, जहाँ युवा करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वहीं सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन नागरिकों का आजादी को कुचल रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम इस वीडियो में हर पहलू को कवर करेंगे। इस सोशल मीडिया बैन के पीछे के अंदर की कारण, प्रोटेस्ट की शुरुआत, इंजरी की सब कहानी और प्रोटेस्ट की शुरुआत। अगर आप नेपाल के इन बहादुरों के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके आंख से एक पर्दा निकालना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट किसी सोशल मीडिया को अनबैन करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ र्यूमर से लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है, क्योंकि दरअसल बात कुछ और है। अभी हम असली कहानी को समझते हैं। Recent weeks, Indonesia has been rocked by massive anti-government protests that have spread across the nation. Demonstrators torched vehicles and government buildings. इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, इनमें हुए जेन जी प्रोटेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये प्रोटेस्ट चल रहा था पॉलिटिशियंस के करप्शन के खिलाफ। उन लोगों का कहना है कि पॉलिटिशियंस जो कि मुश्किल से 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं, वो इतने करोड़ों वाले इतना लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहे हैं, जबकि उनके सिटीजन से वो भूखमरी से मर रहे हैं। 2 वक्त के लिए उनको रोटी नहीं मिल रही। ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन हो, ज्यादातर वो गरीब घर से ही बिलोंग करते हैं। ऐसा होता या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा दावा करते हैं कि वो पहले बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब घर के थे। ये ज्यादातर किसान ही होते थे। अपनी दुख भरी कहानी सुना के, गरीबी की कहानी सुना के वो पोस्ट में पहुंचने के बाद उनका अलग ही लेवल का मजा चल रहा होता है। कहीं पे करोड़ों का फ्लैट ले लिया, कहीं पे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपने बेटे को कहीं पे विदेश पे पढ़ने के लिए भेज दिया और अपने बच्चों के लिए बहुत ही लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं। और अपने नागरिक वो जिए या मरे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये मुद्दा को लेकर इन देशों पे बहुत ही आंदोलन हुआ, बहुत ही प्रोटेस्ट हुआ और ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे जेन जी, इसलिए इनको जेन जी प्रोटेस्ट भी कहा जाता था। अभी ये ट्रेंड धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के जरिए नेपाल में भी फैलने लगते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स का बच्चे जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनका फोटोज और वीडियोस बहुत ही ट्रेंड करने लगते हैं और इस ट्रेंड को नेपो किड हैशटैग रन किया जाता है। अभी नेपाल के सिटीजन का भी ये कहना है कि ये जितने भी बच्चे लोग, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे लोग हैं, ये जितने भी आईएएससी कर रहे हैं, ये जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, ये पैसा आ रहा है हम गरीब के टैक्स से, नेपाल के गरीब सिटीजन के टैक्सेस से। अभी बात को समझिए दोस्तों, नेपाल के जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपनी कुर्सी को खतरे में पाते हैं और फिर अगस्त के लास्ट वीक में नेपाल गवर्नमेंट द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और 7 दिन का टाइम दिया जाता है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि आप नेपाल के सरकार के साथ रजिस्टर करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नेपाल गवर्नमेंट 2 कंडीशन रखती है। पहला कंडीशन ये कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उन सोशल मीडिया को नेपाल में रन करना है तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी से रजिस्टर करना होगा। और दूसरा कंडीशन ये था कि एक लोकल कॉन्टैक्ट ऑफिसर या फिर एक ग्रीवेंस हैंडलिंग ऑफिसर को वो अपॉइंट किया जाए। इसका इनडायरेक्टली इशारा यह था कि अगर सरकार, नेपाल सरकार को प्रॉब्लम होती है किसी वीडियो से या फिर कोई भी हैशटैग से, तो उनको तुरंत वो ब्लॉक कर सके। यानी टोटल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो टोटल नेपाल गवर्नमेंट रन करेगी। यानी आपसे जितने भी वीडियोस बनेंगे, जितने भी न्यूज फैलेंगी, अब के बाद नेपाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये खाली 7 दिन का डेडलाइन था। तो सितंबर 3 में ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये सारी बंद होने शुरू होती है और इन सब ऐप को बैन किया गया। अभी नेपाल गवर्नमेंट ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये जो स्टेप्स उठाए गए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक अकाउंटेबल बनाने के लिए, जितने भी फेक आईडीज है, फेक अकाउंट्स है या फिर जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी साइबर क्राइम है, उन सबको रोकने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए हैं। लेकिन सारे जर्नलिस्ट, राइट्स ग्रुप्स और पब्लिक का ये कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म और आरटीआई का वायलेशन है। मतलब सरकार यहाँ फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
फेडरेशन ऑफ नेपालीज जर्नलिस्ट ने इस डिसीजन को कंडेम्ड किया है और कहा है कि दिस इज द डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ प्रेस फ्रीडम और सिटीजन ऑफ आरटीआई, दैट मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ सरकार कोई भी रूल्स के बहाने कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। मान लो कि अगर कोई रिपोर्टर नेपाल के अंदर कोई सही मुद्दा को उठा रहा है तो अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ है तो वो उस अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस किस्म का माहौल क्रिएट करने का कोशिश चल रहा था नेपाल के अंदर पॉलिटिशियन के द्वारा। कंटेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर, इन सब का जॉब लॉस, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल का तबाह होना और देश विदेश के खबर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सब अलग मुद्दा है। तो ये था 8 सितंबर की प्रोटेस्ट से पहले की कहानी। अभी समझते हैं ये प्रोटेस्ट के बारे में। अभी इतना सब कुछ होने के बाद, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था वो ऑलरेडी ऑनलाइन चल ही रहा था, लेकिन ये जो सोशल मीडिया इसको बंद करने के बाद जेन जी फिजिकली प्रोटेस्ट करने की ठान लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि नोट करने वाली बात है कि प्रोटेस्ट में मौजूद सारे लोग स्टूडेंट्स थे और ज्यादातर सब लोग स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म में थे, ये दिखाने के लिए कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और ये कोई ऑपोजिशन या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। ये केवल एक जेन जी की प्रोटेस्ट है और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। और ये लोग नेपाल के मेन सिटीज में प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इनमें से कुछ शहर जैसे कि चितवन हो गया, इटहरी, दमक, भक्तपुर, भैरवा और नेपाल के कैपिटल सिटी काठमांडू, स्पेशली इन सेंट्रल काठमांडू। और स्टूडेंट्स लोग पार्लियामेंट के, नेपाल के पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इन सब शहरों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और इनका जो थीम था वो था स्टॉप करप्शन नॉट सोशल मीडिया। और वो भी किसी भीड़ में कुचलने के कारण नहीं और ना ही कोई एक्सीडेंट के कारण होता है, बल्कि गोली मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा। और इसको कोई मिस फायर या फिर कोई एक्सीडेंट का नाम भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये क्लियर हेडशॉट था। और इसके बाद प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और 19 से ज्यादा मौत हो जाती है और 600 प्लस के इंजरी के केसेस सामने आ गए हैं अभी तक। ज्यादातर घाव गोली, रबर बुलेट्स या फिर लाठी चार्ज से हुआ है। यहाँ प्रोटेस्टर का कहना है कि हम शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट कर रहे थे लेकिन पुलिस वालों ने हमें हत्यारा बना दिया। आप कल्पना कीजिए उन माँ बाप के दर्द के ऊपर जिनके बच्चे घर से यूनिफॉर्म पहन के देश के लिए प्रोटेस्ट करने निकले थे और कभी वहां से लौटकर आए ही नहीं। एक 14 साल का बच्चा, आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये तो खेलने कूदने की उम्र है, उसको क्या जरूरत थी किसी प्रोटेस्ट में पढ़ने की या फिर इतने जोखिम उठाने की? आखिर क्यों? अपने देश के भविष्य के लिए। ये कोई जंग में मरे हुए आर्मी से कम नहीं है। हम इन वीर प्रोटेस्टर्स का समर्थन करते और सरकार का निंदा करते हैं। ये सत्ता का पूरा दुरुपयोग है और आम नागरिकों को कुचला जा रहा है। ये प्रोटेस्टर्स बहादुर है और इनका जो संघर्ष है वो अपने देश के लिए है। और ये जो दर्द है ये दर्द सबका है और उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा। और अगर आप मेरे बात से सहमत है तो कमेंट में बताइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।